हेलो दोस्तों, आज मैं आपको राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको टाइम 3 घंटे का दिया हुआ होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, थोड़ा बहुत अंतर पाया जाएगा। तो इस पेपर से आपकी ये भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन आया वो है एक अंकीय प्रश्न। ये 15 प्रश्न है, एक एक मार्क्स के। 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन है। तो इनका आपको आंसर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जो यूरोपीय आर्थिक संगठन बना था वो कब बना था? तो देखिए, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और आगे जाकर यही 1956 में यही यूरोपीय संघ बन गया आगे। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? जो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी जर्मनी के बीच में, तो वो किसका प्रतीक थी? वो दो गुटों का प्रतीक थी, यानी कि पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट दोनों का प्रतीक थी। यानी कि उसके एक तरफ तो साम्यवादी गुट थे और एक तरफ पूंजीवादी गुट। और ये भी आपको याद रखना है कब बनी थी, 1961, और कब टूटी थी, 1989। यानी कि 28 वर्षों तक ये रही थी। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है? देखिए, जो फर्स्ट दुनिया होती है वो नाटो और उसमें शामिल देश हैं, और दूसरी दुनिया में सोवियत संघ और उसके जो शामिल देश हैं वो है। तीसरी दुनिया जो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए देश हैं, उनमें जिनमें भारत भी शामिल है, अफ्रीका भी शामिल है, चाइना वगैरह ये भी शामिल है। तो ये तृतीय दुनिया है, तीसरी दुनिया। चौथा क्वेश्चन देखिए, आसियान शैली क्या है? तो देखिए, जो आसियान संघ है वो बहुत ही तेज़ी से उभरती हुई व्यवस्था थी। जब 2005 की अगर बात की जाए तो वो दूसरी नंबर पर मतलब जल्दी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी। तो आसियान के काम करने के तरीके को ही आसियान शैली कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5, पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने की मांग किसने की थी? यानी कि भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान नाम का अलग राष्ट्र बनाने की मांग किस नेता ने की थी? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि पाकिस्तान के एक नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये नाम आपको याद रखना है। जो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको नहीं पता तो उसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। 6 है, नीति आयोग का पूर्ण विस्तार लिखिए। आपको पता है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। अब आपको कमेंट में बताना है कि ये कब रखा गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है, हिंदी में, इंग्लिश में तो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इंग्लिश में है भारतीय राष्ट्रीय नियोजन समिति। तो दोनों में आप याद रख सकते हैं। 7 है, बॉम्बे प्लान क्या है? यानी कि एक जो बॉम्बे था पहले शहर, अंग्रेज उसे बॉम्बे कहते थे, एक शहर था, यानी कि जो अब मुंबई है वर्तमान में। तो उसमें क्या है कि जो वहाँ पे उद्योगपति थे उन्होंने 1944 में एक मीटिंग की कि हमें किस तरीके से यहाँ पर व्यापार स्टार्ट करना है, शुरू करना है। तो वो उस व्यापार के प्लान को, बिजनेस प्लान को ही बॉम्बे प्लान कहा गया, क्योंकि बॉम्बे उस जगह का नाम है जहाँ पर ये प्लान किया गया। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना? जो भारत में से भाषा के आधार पर राज्य बना था वो है आंध्र प्रदेश से टूट कर बना था, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। 9 क्वेश्चन है, पूंजीवादी मॉडल से क्या अभिप्राय है? देखिए, पूंजीवादी जो मॉडल है वो निजीकरण को ज़्यादा महत्व देता है। यानी कि वो मानता है कि सब कुछ प्राइवेट हो, सब कुछ उद्योग धंधे प्राइवेट हो, यानी कि निजी हाथों में हो, सबके, सरकार के पास कुछ ना हो। तो पूंजीवादी मॉडल ये है। 10th क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना 1950 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। 11th क्वेश्चन है, एनपीटी का पूर्ण विस्तार लिखिए। ये जो है ये 7 चैप्टर से पूछा गया है फर्स्ट बुक के। वो चैप्टर भी आपकी बुक में आ रहा है, कई बच्चे कन्फ्यूज है कि वो चैप्टर नहीं आ रहा।
तो उससे ये पूछा गया है एनपीटी, तो क्या है? हिंदी में इसका नाम है परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रसार संधि। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं न्यूक्लियर प्रो लाइफ प्रोटेक्शन ट्रीटी। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रख सकते हैं। 12 क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? देखिए ये पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है उससे संबंधित है, उससे चैप्टर से। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब ये हुआ था कि एक संधि हुई थी, उसमें पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है उस पर ये चर्चा हुई थी, तो उसे एक क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। मतलब ये एक अवधारणा रखी गई थी पर्यावरण को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्या होता है 13, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? जो सार्क है जहाँ पे जो दक्षिण एशिया के देश उसमें शामिल है सार्क, जिसमें 7 कंट्री शामिल है। आप फिलहाल में 8 है, आपको बताया है कि 8वां कौन सा जोड़ा है। तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल। 14 क्वेश्चन है भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? तो भारत जब यूएनओ की स्थापना तो हुई थी 24 अक्टूबर 1945, लेकिन भारत उसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना है। आपको ये याद रखनी है। 15 है लास्ट, जो इस फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है LTTE, लिट्टे, लिट्टे का पूर्ण रूप लिखे। तो इसका पूर्ण रूप है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। तो ये किस देश से संबंधित आपको ये बताना है कमेंट में। अब देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है बी, उसमें आपको 2 अंकीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंकीय प्रश्न मैंने यहाँ पे 8 रखे हैं, जो कि 2 मार्क्स के हैं, 16 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। तो इनका उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देना है, बस इतना काफ़ी होगा। पहला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में 2 के नाम लिखो। आपको पता है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं, तो इनमें से 2 के आपको नाम बता दें, कोई बता सकते हैं आप, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रूस में से कोई भी 2 बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम बताओ। कि शॉक थेरेपी, आपको पता है शॉक थेरेपी क्या है? आप मेरे को आई होप कि आपको पता होगी शॉक थेरेपी क्या है। तो इसके आपको 2 परिणाम लिखने हैं। एक तो ये कि जब वर्ल्ड बैंक और IMF से उन देशों को, यूरोपीय देशों को मदद दी गई, तो उससे उन्हें आर्थिक रूप से उभरने में मदद मिली। दूसरी ये कि इसका परिणाम ये हुआ कि जो जितने भी देश थे वो पूंजीवाद को अपना लिया उन देशों ने। तो आप कोई से भी 2 परिणाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो चैप्टर में हो वो भी लिख सकते हैं। आसियान समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो देखिए आसियान क्षेत्र के 3 समुदाय होते हैं, आर्थिक समुदाय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय और सुरक्षा समुदाय। इनमें से आप तीनों को लिख दीजिए नाम। 19 क्वेश्चन है दक्षिण एशिया शब्द से क्या अभिप्राय है? यानी कि जो दक्षिण से एशिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं उससे क्या अभिप्राय है? तो आप अगर भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो भौगोलिक स्थिति आप ये बता सकते हैं। और ये बता सकते हैं कि दक्षिण एशिया में जो 7 देश शामिल हैं वो आते हैं, उसमें आप भारत का नाम लिख सकते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी लिख सकते हैं आप, मालदीव, ये सब लिख सकते हैं। ये दक्षिण एशिया के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषता क्या है? तो आसियान विजन जो अभी करंट का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अभी बताना है कमेंट में क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया तो आप इसे डिटेल में नहीं देखोगे, तो अभी आप जाइए डिटेल में से देखिए। 21 क्वेश्चन है वैश्वीकरण का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, कोई 2 लिखो। देखिए वैश्वीकरण का प्रभाव भारत पर ये पड़ा है कि भारत बाहर की संस्कृति को ज़्यादा अपना रहा है, यूरोपीय संस्कृति को हम ज़्यादा अपना रहे हैं, खान पान भी हम भारतीय नहीं, प्राकृतिक नहीं अपना रहे, बाहर का ज़्यादा अपना रहे, जंक फूड वगैरह आप देखते हैं। और दूसरा ये कि हम जो भारतवासी है उसका जो व्यापार जो भी है वो दूसरे देशों में फैला है। तो वैश्वीकरण के 2 आप प्रभाव बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए। जिस आपको पता है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो
इसके दो परिणाम आप बता सकते हैं कि क्यों हुआ। एक तो ये कि सोवियत संघ समाजवाद को ज़्यादा बेहतर मानता था, लेकिन जो पूर्व यूरोप के देश थे जो सोवियत संघ में शामिल थे, वो धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ बढ़ने लगे और उन्हें पूंजीवाद अपनाना था। दूसरा कारण ये था कि जो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था, इसके आक्रोश में उन देशों ने सोवियत संघ से अलग होने की कोशिश की जो इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। देखिए, जो ये पारंपरिक सुरक्षा है वो तो हमारे देश में मतलब हम ही क्रिएट करते हैं, लेकिन जो अपारंपरिक सुरक्षा है ये प्रकृति क्रिएट करती है। मतलब प्रकृति से हमें अपारंपरिक सुरक्षा खतरा होता है, लेकिन जो हमारे देश में हिंसा होती है, सैनिक हिंसा होती है, कुछ भी युद्ध वगैरह होते हैं, वो पारंपरिक में आते हैं, लेकिन जो सुनामी वगैरह, भूकंप वगैरह होते हैं वो अपारंपरिक में आते हैं। तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ। आप देखिए 4 अंकीय प्रश्न, इसका जवाब आपको कम से कम 60 से 80 शब्दों में देना है। कम से कम बता रहा हूँ मैं, आप 100 में भी दे सकते हैं, 120 में दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी। बड़ा तो आप कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 60 से 80 शब्दों में देना है, मतलब 8-9 लाइन में देना है इसका आंसर। अब देखिए 24 क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा रणनीति के प्रमुख घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए कि भारत ने क्या क्या सुरक्षा नीति अपनाई है। एक तो कि भारत ने सैन्य सुरक्षा को मजबूत किया है काफ़ी से पहले। भारत ने पर्यावरण में भी अपना योगदान देने के लिए भी बहुत सी चीज़ें की है। और आप ये बता सकते हैं कि जो भी अभी देख लीजिए, जो विक्रांत NS5 है या NS20 है, उसका अभी जो निर्माण हुआ है वो भी भारत ने किया है। मतलब भारत बहुत से ऐसे हथियार बना रहा है। और भी आप 4-5 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे क्लाउड बनाकर 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन है, यूएनओ में किन किन सुधारों की आवश्यकता है, संक्षेप में लिखिए। तो 4-5 पॉइंट आप तो पहले बता दीजिए कि ये सुधार करने चाहिए यूएनओ में, और उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए। जैसे आप ये कि यूएनओ में ये सुधार होना चाहिए सबसे पहले कि भारत को भी वीटो पावर दिया जाए, यानी कि वीटो पावर में भारत को भी शामिल किया जाए। दूसरा सुधार ये कर सकते हैं कि आप जो उसकी यूएनओ की जो बजट नीति है उसको भी अच्छे से निर्धारित किया जाए। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि उसकी सुरक्षा परिषद में और उसकी जो सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं उनमें भी बदलाव किया जाए, क्योंकि काफ़ी समय से यूएनओ ने कोई बदलाव नहीं किया है। चौथा आप ये लिख सकते हैं कि यूएनओ की जो बाकी देश, अभी देखो रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो क्या यूएनओ क्या कर पा रहा है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यूएनओ इन जो बड़ी महाशक्तियाँ हैं रूस और अमेरिका, इनसे दबा हुआ है। तो यूएनओ इनमें मतलब इनसे खूब समझा भी देता है, लेकिन ये मानते नहीं। तो ऐसे सुधार करने की आवश्यकता है कि वो यूएनओ में ऐसे सुधार करने की आवश्यकता है कि वो युद्धों को रुकवा सके। तो ऐसे बहुत से पॉइंट हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं। 26 देखिए, भारतीय मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य। ये करंट का क्वेश्चन, ये मतलब 2014 में अलग हुआ था। आपको बताना है कौन सा राज्य अलग हुआ था। ये आपको मैप में पढ़ना है, मैंने नीचे छोटा सा मैप बना रखा है। सेकंड है जूनागढ़, थर्ड है मणिपुर और फोर्थ एक्साई चीज। इन 4 चीज़ों को आपको मैप पे दर्शाना, मैंने दर्शा रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था 2014 में, जून 2014 में। और मणिपुर आप बता सकते हैं जो कि जहाँ पर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से वोट हुए थे। जूनागढ़ गुजरात में, अक्साई चीन जो कि चीन के कब्जे में है। तो ये आप दर्शा सकते हैं। आप देखिए 27 क्वेश्चन, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक एवं 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। देखिए सकारात्मक की बात तो ये कर लीजिए कि इस हरित क्रांति से मतलब जो हमारी फसलें हैं, ज़्यादातर गेहूँ जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ा है और किसानों को इससे मतलब ज़्यादा लाभ होने लगा है। किसान ज़्यादा फिर खेती करने लगे हैं। पहले हमारी खेती ठप हो चुकी थी बिल्कुल। हरित क्रांति का आने के बाद खेती में परिवर्तन आया है। दूसरा ये लिख सकते हैं कि आप इससे सिंचाई व्यवस्था में और खादों में भी अच्छा परिवर्तन आया। HIV बीजों का प्रयोग किया गया। और
ये सकारात्मक पॉइंट हो गए। लेकिन जो नकारात्मक पॉइंट है उसमें आप ये लिख सकते हैं कि केवल ये पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित थे, बाकी क्षेत्रों में तो इसकी पहुंच थी ही नहीं। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो बीज होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और सामान्य किसान के लिए खरीदने के लिए वो लाभदायक नहीं होते। तो ये दो नकारात्मक प्रभाव भी आप लिख सकते हैं। आप देखिए 28वां क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव एवं सांस्कृतिक प्रभाव की चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव तो ये हुआ कि हमारे जो सामान है वो निर्यात भी होने लग गए और आयात भी होने लगे, हम बहुत देशों से व्यापार करने लगे। तो आप लिख सकते हैं, ये सब आपको पता है। सांस्कृतिक प्रभाव ये लिख सकते हैं कि हम यूरोपीय संस्कृति को अपना रहे हैं, वहाँ के कपड़े पहन रहे हैं, वहाँ के भोजन को खा रहे हैं और हमारी संस्कृति भी बाहर देशों में जा रही है। तो ये आप लिख सकते हैं। 29 है, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए 4 नंबर का है, तो आपको चुनौतियों को एक्सप्लेन करना है। तो कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, एक तो ये कि जो हमारे रजवाड़े थे, रियासतें थे, सबको एकजुट कैसे करना है भारत में, उनका विलय कैसे करना है। दूसरा ये था कि लोकतंत्र को कैसे ही पुनर्स्थापित किया जाए। और तीसरी ये थी कि समूचे समाज का कैसे विकास किया जाए, यानी कि चाहे गरीब हो अमीर हो, मतलब कैसा भी व्यक्ति हो, उन सबका विकास होना चाहिए। तो ये 3 चुनौतियाँ थी राष्ट्र के निर्माण में। तो आप ये लिख सकते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, ये भी 4 मार्क्स का है, आपको चारों की फुल फॉर्म लिखनी है। तो WTO इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और नाटो की आपको पता ही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और WFF वर्ल्ड सोशल फोरम। और ब्रिक्स की आपको कमेंट में बतानी है। मैं ये बता देता हूँ, ये 5 देशों का संगठन है। तो अब आपको हिंट दे दिया, आप कमेंट में आपको बताना है। अब देखिए 6 अंकीय प्रश्न, इनका कम से कम 120 से 150 शब्दों में आपको आंसर देना है। मतलब एक पेज तो आप लिखना ही, आपको एक पेज जरूर। तो देखिए बांग्लादेश 31 क्वेश्चन है, बांग्लादेश निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। यानी कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। आपको पता है कि 1947 से भारत आज़ाद हुआ, उसे 1971 तक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, यानी कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था। लेकिन आपको बताना है कि बांग्लादेश कैसे उदय हुआ। देखिए इसकी कहानी आप अगर पढ़ें तो ये होता है कि 1969 या 1970 की बात है, जब बांग्लादेश में जिया उर रहमान, जो कि एक नेता थे वहाँ के, बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे, वो चुनाव जीत गए थे। और उसके बाद पश्चिम पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तब तक उससे पहले उसकी पाकिस्तान की सरकार बनने जा रही थी, मतलब बन रही थी 19 से पहले। लेकिन जब पहली बार कोई गैर पाकिस्तानी वहाँ पर जीता, बांग्लादेश का कोई नागरिक, तो उससे पाकिस्तान में आक्रोश बढ़ गया और उसने मतलब बांग्लादेश के चारों तरफ कब्जा कर लिया और उस पर आक्रमण कर दिया। तो इसमें भारत ने भी अपनी भूमिका निभाई और भारत ने 90,000 सैनिकों को सरेंडर करके जीत हासिल की और पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग राष्ट्र बनवाया। तो ये कहानी आप डिटेल में लिख सकते हैं, मैंने तो वैसे बताया है जल्दी में। 32 क्वेश्चन आप देखिए, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता अपरिहार्य है। मतलब वैश्विक राजनीति है, विश्व की जो राजनीति है उसमें पर्यावरण की चिंता क्यों अपरिहार्य है। देखिए आप जानते हैं दिन प्रतिदिन कितना पर्यावरण मतलब नष्ट होता जा रहा है हमारा, कितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन, पानी की कमी आ रही है, कितना मतलब पर्यावरण की हानिकारक चीज़ें हैं। तो उसके आप लिख सकते हैं इस पर, ये नेचुरल टॉपिक है। 33 क्वेश्चन देखिए, देसी रियायतों के विलय में सरकार पटेल की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपको पता है कि हमारी जो रजवाड़े थे, रियायतें, उनके विलय में सरदार पटेल ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा गया है। सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे रजवाड़ों को भारत में मिलाने के लिए। तो इनकी भूमिका के बारे में आप लिख सकते हैं बहुत कुछ। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र के आधार पर देखिए आप, एक साइकिल का चित्र है और चाइना है। इसमें चाइना की व्यापार नीति को दिखाया गया है कि वो किस तरह साइकिल के जरिए वो दूसरे देशों में अपने व्यापार को फैला रहा है। ये निशान है डॉलर का, मतलब वो अमेरिका से भी व्यापार कर रहा है। और ये है शायद
किसी संघ का ये निशान है, तो वो मतलब अलग अलग देशों से अपने व्यापार कर रहा है। तो इसमें ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्टून में साइकिल का प्रतीक क्या दर्शाता है। तो साइकिल का प्रतीक ये दर्शाता है कि आप बता सकते हैं कि चाइना अपने व्यापार को विश्व में फैला रहा है और ये चाइना के विश्व से जुड़ाव को दिखा रहा है या वैश्वीकरण को दिखा रहा है। आप कुछ भी बता सकते हैं इसमें, मतलब ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं इसमें एक आंसर नहीं होता, इसमें आपको अपने भाव के आधार पर लिखना होता है। दूसरा है, प्रस्तुत कार्टून में चीन किस नीति को दर्शाया गया है, यानी कि चाइना की वन पॉलिसी नीति को दर्शाया गया है। वन पॉलिसी, वन चाइना वन पॉलिसी, ये आपने सुना होगा, वन चाइना वन पॉलिसी। तो इस नीति को ये दिखा रहा है। तो इसमें आप 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर का लिखना है, तो आपको 2 लाइन तो लिखनी है इसके बारे में। तीसरा है, चीन ने अपने आर्थिक विकास हेतु क्या क्या किया। चीन ने आर्थिक विकास हेतु अपने मतलब खुले दीवार की नीति अपनाई। इसे मतलब खोल दिया, अपने व्यापार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए कि हम सभी देशों से व्यापार करेंगे, और चाइना इसी से आगे बढ़ा फिर, और अपने माल को, जो आप जानते हैं अभी भी भारत में चाइना का माल आता है, तो अपने माल को ये विश्व में फैलाने लग गया। तो आप लिख सकते हैं। तो गाइस, ये पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। ये पेपर पूरा मैंने तैयार किया है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो अब आप तैयारी कीजिए ऑल बेस्ट पेपर के लिए। धन्यवाद।